एसएमसी की बात करूंगा। हमारे पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं है और पिछले 40 साल से एसएमसी के पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं लाई गई है। और ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि स्नो क्लियरेंस मशीन कोई जहाज नहीं लाना है। जितने की शायद कहीं पे एक बड़ी ड्रेन बनती है उतने की 25-30 स्नो क्लियरेंस मशीन्स आ जाती है। हमारे पास 12 से 15 जेसीबीज और लोडर्स हैं जो गार्बेज कलेक्शन के लिए यूज होते हैं। ऑफिशियली 7,500 लेन्स और बाईलेन श्रीनगर शहर में है, अनऑफिशियली 15,000 है। आप मुझे बताइए 15 छोटे से जेसीबी 15,000 कोचे कैसे साफ करेंगे? वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। प्रोग्राम है मंजरनामा। नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि आज सुबह का आगाज़ अगर हम देखें तो हर जगह पर लोगों के शोरगुल और नाराज़गियों से ही शुरू हुआ और इसके चलते बर्फ़बारी की वजह से लोगों को जो जम्मू कश्मीर के अतराफ अनकनाफ पे ख़ासकर अगर हम बात करें वादी की, तो वादी के हर इलाके से ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि उनके इलाकों से बर्फ़ को नहीं हटाया गया है। और अगरचे कुछ बड़ी शाहराहों को साफ करने के हवाले से इंतज़ामिया 24 घंटे सरगर्म रही, लेकिन बड़ी बात यह देखने में मिली कि 1990 से लेकर के आज तक ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस तरह की बर्फबारी में भी इंतज़ामिया किसी भी तरीके से हर इलाके तक नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते इंतज़ामिया ने भी कई एक मामलात अपने सामने रखे और ये भी बता दिया कि कहीं हमारे पास मशीनरी कम है तो कहीं पर कह दिया कि हमारे पास मेन पावर कम है। यानी पूरा साल इंतजार करने के बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, आरएनबी की बात करते हैं, यूईडी की बात करेंगे, दीगर महकमों की बात करेंगे। ये महकमे पूरा साल बिल्कुल एक अलग शोभा होता है इनका, जो स्नो क्लियरेंस के हवाले से काम करता है। आखिर सिर्फ 3 दिन के काम के लिए भी अगर ये मशीनरी तैयार नहीं हो पाती तो आखिर इन लोगों का उतना बड़ा सरकार को कौन सा फायदा है? होना तो ये चाहिए था कि सरकार ऐसे मामलात को लेकर के न सिर्फ मुकम्मल तरीके पर तैयार रहे, बल्कि किसी जगह पर एक बेहतरीन बात बताई गई थी गुज़श्ता दिनों एक मुबाहिसे के दौरान कि शायद बर्फबारी ने यहाँ की इंतज़ामिया से पहले ही एडवांस में सलाह मशवरा नहीं किया था कि कितनी बर्फबारी आप लोगों को चाहिए। ज्यादा तो नहीं हो गई, कम चाहिए तो हम कम ही वहां से बरसा देते हैं। यानी कि बर्फबारी को भी यहां पर एक नियामत समझ करके जब जम्मू कश्मीर चला करता था। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और खासकर वादी गुलपोश की बात करें तो बर्फबारी यहां का गहवारा भी है और यहां के लोगों के लिए राहत का सबब भी, पानियों का वसीला भी और जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत को फरोग देने का बहुत बड़ा जरिया भी। लेकिन यही बर्फबारी उन सयाहों के लिए भी बड़ी मुसीबत बनकर के आ गई जब उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए यहां पर कई एक मर्तबा ये भी बता सकते हैं कि बड़े दकमबेल का भी न सिर्फ सामना करना पड़ा बल्कि उनकी ह्यूमिलेशन भी हुई। बहुत पैदल चलना पड़ा और बहुत ट्रैफिक जाम्स के बीच में रहना पड़ा। आज सुबह से ही, जहां आपको याद होगा 2 दिन यहां पर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा जो था वो बिल्कुल बंद था और उसके बाद इंतजामिया ने फैसला लिया कि परवाजों को कल शाम गए जब मौसम में कदर बेहतरी आई, बताया गया कि हवाई जहाज़ों की उड़ानों को तैयारी की सूरत में रखा जाएगा और यह भी कहा गया कि लोग कुछ घंटे पहले ही हवाई अड्डे पर पहुंचने की कोशिश करें क्योंकि कई जगह पर ट्रैफिक जैम्स भी हो सकते हैं। माना कि भारी रश हो सकता था, ट्रैफिक जैम हो सकता था, लेकिन जब आपके 4 लेन सड़कें भी 1 लेन बन गई हूं, आपकी बर्फ ना हटाई गई हो, कई जगह पर फिसलन हो, साइड लेने के लिए गाड़ी के पास जगह ना हो, घंटे नहीं लगेंगे तो दिन भी लग सकते हैं। कई लोग रोते हुए नजर आए, कई सयाह परेशान नजर आए। हमारे साथ बात करते हुए कई सयाहों ने कहा कि अगर मामलात इस तरह के थे तो सरकार को 2 दिन और रुका करके हमें एयरपोर्ट की तरफ भेजने की बात सोचनी चाहिए थी। वहीं पर आम लोगों को अभी मानना है कि हवाई अड्डे जैसे खास मकाम को भी अगर सरकार अप्रोच की पोजीशन में नहीं बना पाई तो जमीन पर जो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या वाकई तौर पर इंतजामिया की तरफ से यही अच्छे दिन हैं? इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताई देते हैं कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सैयद तारिक ने आज अपनी टीम के हमरा एयरपोर्ट रोड पर जो भारी भरकम रश था
उसका भी जायजा लिया, कई लोगों से बात भी की, लेकिन उस सारी बातचीत के अंदर आपको बताई देते हैं कि कई जगह पर लोग जो थे वो बेजार ही नजर आ रहे थे। हम नहीं चाहते कि इस तरह की बातचीत सामने ला करके डिसअपॉइंट किया जाए नए सयाहों को यहां आने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि अकसबंदी और तस्वीरें आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि ट्रैफिक जाम का लाइम्तनाई सिलसिला और उसके बाद सुबह से शाम तक जो नाके पर हर जगह पर पुलिस बिठाई गई थी उनके लिए कितना दर्द-ए-सर था, यह देखने की पोजीशन थी। और उसके साथ साथ जो यहां से गाड़ियों के अंदर लोग एयरपोर्ट जाने के लिए आ रहे थे या जिनके अजीज वहां से आ रहे थे, उन्हें मीलों चल के भी गाड़ी किसी जगह पर पार्क करने की जगह तक नहीं मिल रही थी और इसके चलते लोग कोफतों के बीच में ही रहे। अब रुख करते हैं इस बात की तरफ भी कि यह सिलसिला सिर्फ शहर श्रीनगर के हवाई अड्डे का ही नहीं बल्कि शहर श्रीनगर के अंदर की सूरत हाल भी कुछ खास और बेहतर नजर नहीं आई। शहर श्रीनगर के बेशतर इलाके गुज़श्ता शाम गए तक ये कह सकते हैं कि बर्फबारी के तले ही रहे और कई इलाकों तक अभी भी अप्रोच नाम की कोई चीज नहीं है। अगरचे सरकार ने कई एक जगह पर जेसीबीज का और ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन पूछा जा सकता है कि अगर गुलमर्ग शाहराह को साफ करने के लिए जदीद मशीनरी रखी गई है, जो मशीन्स इस शाहराह को साफ करती हैं और इसे 24 घंटे आमदरफ्त के काबिल बनाया जा सकता है, तो यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, यूईडी को, एसएमसी को, दीगर महकमों को ये मशीनें क्यों नहीं ला करके दी जाती? क्योंकि हमारा सारा निजाम ही बर्फ के जरिए ही चलता है और बर्फ की वजह से ही जम्मू कश्मीर किसी जगह पर नक्शे के अंदर मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि सयाहत के लिए दुनिया की ये जन्नत है। तो इस जन्नत के अंदर लोगों का जो हाल है वो इतना बेहाल क्यों है? इस हवाले से भी नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं। पहले आप तस्वीरें कुछ देखिए, एयरपोर्ट की खुली छोड़ के आपको दिखाते हैं और उसके बाद कुछ तस्वीरें शहर श्रीनगर की भी कि लोग क्या कुछ कहते हैं, और उसके साथ साथ नाज़रीन इकराम दूसरे पड़ाव पर आपसे बात करेंगे उन अजला की जहां पर लोग परेशान हाल ही हैं। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर, प्रोग्राम है मंजरनामा।
कहीं ये अम्स खोज गई खराब इलाका कुछ है अलग बेमना उस्मानिया कामी अच्छा गवर्नमेंट कवार्डर्स कूता काल गो मतलब पन्ने जिंदगी हम तो ये साथ तो वो गोडनिच फिर इस हालत यह 92 हाँ हाँ गोडनुक शीन तेज पे तम दो ज्यादा पेमुत तन पे पे मे बसान आज यूत शीन तो तम सात आये सरकार ब्रोह कुन वनकस ना सरकार आवर करा कुन तुलान चलो काल न तुलान सुबह गोडे असा सुबह लगमित कोशन वोशन शेख वेख ते बिल्डोजर ते मेन तो गसान सुबह साफ कर्मुत आज वो दयम दह तो दयम दह तह डाउन टाउनस वो हाल क्या तक तुलमुत यह गो बेमना सोन बोड़ यूत इलाक अत तुलमुत कहें यीत परेशानी लुकन गसान बचन बनान नबर नेरुन जनान मोहनी तिमन बनान नबर नेरुन आब आब सड़क गम कहें बिल्कुल कहें कुछ अच्छा कहें पृथन तो तमी विज ये वोट पानी जरूरत तमें पत्ता हावान शक्ल क्या लुकन अजाब गसान तुम दब कतन आज अगर रात इथे कह रोज सुबह वो तो सुबह क्या हाल है खबर कतन बेचारन लग दाग सुबह चोट दो चन अन्न मस्तूरात मर्द बच्चे कस प्रॉब्लम ग नाज़रीन किराम आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर प्रोग्राम है मंजरनामा। नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि बर्फबारी की जब बात हो रही है तो बर्फबारी के हवाले से आपको बताए देते हैं कि हर जिले के अंदर जिला तरक्याती कमिश्नरान जो हैं वो हंगामी तौर पर अपनी मशीनरीज को कंट्रोल रूम्स को सरगर्म किए हुए हैं और हर महकमा शदोमत से काम कर रहा है, लेकिन महकमों की जितनी दस्तरस होगी काम उतना ही होगा। लेकिन इसके चलते दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लोग जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उन्हें इस बर्फ के बीच में बड़ी कोफतों का सामना है। कई जगह पर मरीजों को कांधों पर उठा करके दूर दूर तक ले जाते हुए कई तस्वीर वायरल हो रही है और कई जगह पर लोगों ने बर्फ खुद उठाने का फैसला कर लिया। कई जगह पर यह भी आपको बताए देते हैं कि आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ ट्रेडर्स फेडरेशन और ट्रेडर्स एसोसिएशन के मेंबरान वहां पर बात करते हैं। जो ये पिछले 3 दिनों से बर्फ़ हटाने का जो काम हो गया, मेरे ख्याल से आज पहली बार तसल्ली बख्श हो गया। इसमें काफ़ी अच्छा रोल रहा एडमिनिस्ट्रेशन का, खुसूसन यहाँ के एडी साहब का, यहाँ के म्यूनिसिपलिटी मेयर का जो मसरूर अहमद बानी साहब है, और हमारे एसपी साहब ने भी बड़े अच्छे एफर्ट्स में लगा दिए। एसओएच साहब खुद कल 2 दिन से वो बर्फ़ हटाने के काम पे आगे आगे सामने रहा, और हमारे नायब तहसीलदार साहब उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सराहने के काबिल उन्होंने भी काम किया, क्योंकि जो आज ये बर्फ़ हुई काफ़ी मतलब ये लोगों को इतना पता नहीं था कि इतनी बर्फ़ गिरेगी। कम से कम 2-2.5 फुट बर्फ़ टाउन में भी देखा गया, और जो हमारे दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी कम से कम 3-3.5 फुट, जैसे कि राजवार है, हमारा रमहल है, हमारा लंगेट साइड है, मतलब उनके वहाँ पर भी जो भी बर्फ़ हटाने का काम हुआ सराहने के काबिल है। देखिए, जो ये बर्फ़ गिरता है ये तो अचानक ही गिरता है, किसी को पता नहीं होती है, उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो इस वक्त काम हुआ, जैसे कि बिजली का काम जब इतनी बर्फ़ पड़ती थी कम से कम 5-6 दिन लगते थे पावर रिस्टोर करने में, आज तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ 24 घंटे या 30 घंटों में उन्होंने पावर भी रिस्टोर किया।
पानी भी रिस्टोर किया, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्फ़ हटाना ये कोई मामूली खेल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ तक मशीनरी, अगर देखा जाए कि पूरा कुपवारा जो है डिस्ट्रिक्ट, कम से कम मेरे ख्याल से सराउंडिंग में ये 150 किलोमीटर में सराउंडिंग में अगर देखा जाए, और 150 किलोमीटर का बर्फ़ हटाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द ये रोड रिस्टोर हो जाए, क्योंकि आम आदमी को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना कर, देखिए हमारे फार फ्लंग एरिया में डिलीवरी पेशेंट होते हैं, हमारे फार फ्लंग एरिया में ऐसे भी कुछ पेशेंट होते हैं, जैसे कि कोई COPD पेशेंट है, चाहे मेरे को कैंसर में मुब्तला है, चाहे डायलिसिस का मामला हो, मतलब उन चीज़ों का बड़े हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कुछ लेटेस्ट मशीनरी को भी रखा जाए। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वसातत से अगर बात करूं, जैसे कि श्रीनगर में है, जैसे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद या अनंतनाग में है, हमारे गांधरबल एरिया में ऐसी मशीनरी भी है जो बर्फ़ को खाते हैं, वो बर्फ़ को उठाते हैं ना, उनको बर्फ़ उठाते हैं, उसका पानी बन जाता है। कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए कोई अच्छी सी मशीनरी लाया जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी मतलब थोड़ी ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि जो ये बर्फ़ होता है कि मतलब हम देखते हैं कि टाउनों में मतलब बड़े फास्ट ट्रैक पे काम होता है, लेकिन जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है उनको फिर भी 3 दिन 4 दिन भी रिस्टोरेशन करने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम कहना चाहते हैं गवर्नर इंतज़ामिया से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो है ये एक पहाड़ी एरिया है, एक फार फ्लंग जो बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे मतलब रोड्स मतलब जो है मतलब उतने ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि अब गांव-गांव में रोड्स जा चुके हैं। PMGSY डिपार्टमेंट ने बड़ा मतलब अच्छा काम किया है, उन्होंने हर जगह रोड्स दे दिए हैं, वो भी सरकार की वसातत से है। लेकिन रोड सिर्फ देना नहीं है, रोड के लिए फैसिलिटी भी फिर चाहिए, जैसे कि अच्छे मशीनरी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बाकी जगहों पर है वो भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में भी मतलब आनी चाहिए। उसके लिए हम तहे दिल से उनको गुजारिश करते हैं। मैं यहाँ सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर अब्दुल हमीद खान UT गवर्नमेंट से बताना चाहता हूँ कि मेन रोडों पर जो बर्फ़ उठाया गया है, पूरा तो एक ही साफ नहीं उठाया गया, क्योंकि गाड़ियाँ पूरी फिसलन कर रही है, स्लिप कर रही है यहाँ। और साथ ही साथ जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, जिसमें वटसर आता है, या वटरेबाला है, या लक्षनपुरा डोगरपुरा है, अंदरूट नागसरी है, या लक्षनपुरा से के करीब वहाँ वो सरमर के गाँव हैं, राजपुरा है, बेनीपुरा है, और जितना ही राजवार के बड़े बड़े इलाके हैं, बमन वटसर है, या यमलर की आप बात करें, यमलर और ये शाठी गांव है, तंजीमुला है। एक तो यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, पानी पिछले 2-4 दिनों से नहीं है, लोग बड़े बड़े परेशान पानी के साथ साथ। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे एक है जो जिलारा में काम कर रहा है, बाकी जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी हमें फर्स्ट एड सेंटर्स हैं इलाके में, ये सब बेकार बैठे हैं, उन पे कोई पुरसन हाल हमारा नहीं है। अगर फर्स्ट एड को देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट एड की बहुत बड़ी परेशानी है। साथ साथ मैं आपको बिजली के बारे में बताता चलूँ कि बिजली का जो मसला है, बिजली बिल्कुल न होने के बराबर है। बिजली की आंख मचोली ने लोगों को परेशान कर दिया है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ आपकी माध्यम से, इस चैनल की माध्यम से, कि कम से कम जो डिपार्टमेंट है, जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स है, इनको काम पर लगाया जाए ताकि आम लोग परेशान ना हो। नाज़रीन किराम, आपको दूसरी तरफ ये बात भी बताई देते हैं कि SSP ट्रैफिक रामबन ने बताया है कि कौमी शाहराह फिलहाल बंद है और कई एक जगहों पे पस्सियां और पत्थर लुढ़काने की वजह से इस शाहराह को आमद रफ्त के काबिल बनाने की मुकम्मल कोशिशें की जा रही हैं। सरकार की तरफ से भी एक हुक्मनामा निकल के आया था जिसमें यह बताया गया था कि प्राइवेट गाड़ियां जो हैं उन्हें 5 लीटर तेल दिए जाएंगे, इसी तरह से कमर्शियल गाड़ियों को 10 लीटर तेल फराहम किए जाएंगे, और इसी तरह से कई एक SOPs की बात की गई। और इस हवाले से यह भी बताया गया कि 3 माह तक का स्टॉक यहां पर मौजूद है। पहले जो कौमी शाहराह का हाल है उस हवाले से क्या कुछ SSP का कहना है आपको दिखाते हैं, क्योंकि उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर कश्मीर वादी के अंदर जो इसको स्टॉक्स की पोजीशन है, लोगों के अहवाल है, वो क्या कुछ हैं। देखें इस वक्त हाईवे पे जगह जगह लैंडस्लाइड्स आई हुई हैं। रेस्टोरेशन वर्क स्टार्ट हो गया है। हम सब यहाँ पे जो रामबन पुलिस की टीम है मॉनिटर कर रही है कि जल्द से जल्द इस हाईवे को थ्रू कराया जाए। लेकिन पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है कि फ़िलहाल नेक्स्ट 1-2 दिन वो ट्रैवल ना करें, क्योंकि अभी भी मैंने देखा ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, कोई इंजरी ना हो और कोई हादसा ना हो। तो पब्लिक से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अवॉइड ट्रैवलिंग फॉर नेक्स्ट 2 डेज़। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने देखा कि
जब हम कौमी शाहराह की बात करते हैं तो कौमी शाहराह पर भी इस वक्त जो दरमांदा गाड़ियां हैं वो तो दरमांदा होकर के ही रही हैं, लेकिन लोगों से भी कहा जा रहा है कि फिलहाल वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से उनकी जिंदगी हलाकत में पड़ सकती है। वहीं पर आपको बता देते हैं कि मोहम्मद शफीक नाज़की ने हमें इतला दी है राजौरी पुंछ इलाकों से भी कि कई एक जगह पर लोगों के बड़े मामला थे, मुश्किलात हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर इंतजामिया रातों रात कहां गायब हो जाती है। मामूली बर्फबारी के बाद इन इलाकों में लोगों को भी गोनागोन परेशानियां हैं। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम आपको बताए देते हैं कि बिजली सड़क पानी की जब बात होती है तो कई इलाके ऐसे हैं जहां से अब 48 नहीं बल्कि 3-3, 4-4 दिन से बिजली गायब है। हालांकि कैजुअल लेबर्स, नीड बेस और दीगर वर्करान जो है वो पूरा दिन बरसती बारिश में और बर्फों के अंदर हाई रिस्क के ऊपर जाकर के बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे के आते हैं। हालांकि उन्हें कोई अवार्ड से तो नहीं नवाजता, लेकिन उन्हीं की मेहरबानियों से कई एक इलाकों में बिजली को रेस्टोर कर दिया गया है और कई इलाके ऐसे हैं जिन पर इस वक्त भी शद्दोमत से काम जारी है। अफसरान तो बहरकैफ अपने कुछ परमानेंट मुलाजमीन को लेकर के इस महकमे के अंदर जाते हैं, चाहे वाकया पर जहां पर कोई खंबा टूटा हुआ है, कहीं पर इंसुलेटर क्रैक है या कहीं पर एचटी लाइन गिर के आ गई है, कहीं पर टावर को नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो कैजुअल लेबर्स काम करते हैं, नीड बेस काम करते हैं महकमे के अंदर, इनको काम लेने के बाद में भला कौन पूछता है। जरूर तो इस बात की है कि जहां महकमा इस वक्त अपने अंदर बड़े सुधार लाने की बात करता है तो इस महकमे को जिन लोगों ने अभी तक आवाम के अंदर एक एतबारियत रखी है ये वही लोग हैं जिन्हें आप नीड बेस, कैजुअल लेबर और डेली रेटेड मुलाजमीन मानते हैं, जो कई बार अपनी जिंदगियां भी खो चुके हैं और दिन रात खंभों पर आपको नजर आते हैं। चाहे बर्फ कितनी भी ज्यादा पड़ी हो, इनके कांधों के ऊपर 2 क्विंटल 3 क्विंटल की सीढ़ी होती है और ये ढलानों से गुजरते हुए, पहाड़ियों से गुजरते हुए, बागात से गुजरते हुए आपकी बिजली तो रेस्टोर कर देते हैं, आपके घर चिरागा हो जाते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता जब इनकी कोई मुश्किल आती है तो सुनता कौन है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इन मुलाजमीन के हवाले से हमदर्दी का जज्बा जरूर दिखाया जाए। जी हां नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ आपको यह बात भी बताए देते हैं कि सरकार की तरफ से बर्फबारी के बाद जो तैयारी का मामला था, जो जमीनी सतह पर नहीं नजर आया, उसको लेकर के अवाम कई बड़ी बातें करते हैं। कल भी आपको बताए देते हैं, शाम गए से लेकर के आज सुबह भी जब हमने कई एक इलाकों का दौरा किया तो इन इलाकों के अंदर बर्फ का जो मंजर था वो जूं का तूं था और कई जगह पर बर्फ जम भी गई थी। कई एक जगह पर जो सरकारी मुलाजमीन सरकारी रिहाइश गाहों के अंदर रह रहे हैं वहां से बर्फ हटाना तो दूर की बात है, वहां पर कोई भी शख्स इस तरह का नहीं आया जो आकर के देखता कि आखिर ये मुलाजमीन का बड़ा तबका जो अपने अपने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के अंदर फंसा हुआ है, इनको कैसे यहां से निकाला जाए ताकि ये अपनी ड्यूटीज पर जाएं और यही अमला बाद में आगे काम भी कर सकता था। इस हवाले से भी लोग नाला ही नजर आ रहे थे कि आखिर इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई कि 1.5 से 2 फुट बर्फबारी ने सरकार को एकदम हाथ ऊपर करने पर मजबूर कर दिया। उम्मीद तो यही करते हैं कि आइंदा दिनों इंतजामिया इस बात का बहुत ख्याल रखेगी और खासकर इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि जिन इलाकों के अंदर आपके जेसीपीज नहीं जा सकते हैं, ट्रैक्टर्स जाकर के काम नहीं कर सकते हैं, कम से कम वहां पर जिस तरह पहले जमाने में यहां पर मजदूरों से काम लिया जाता था, पैसा आपका उतना ही खर्च होगा, उससे भी कम खर्च होगा। लेकिन कल शाम की आपको बात बताते हैं कि एक इलाके से सरकार की तरफ से बर्फ उठाई जा रही थी, R&B महकमे का एक जेसीपी आया, उसने वहां से मामूली सी बर्फ उठाने की कोशिश की, नाकाम रहा। पूरा चक्कर काट के 4 चक्कर उसने काटे इस इलाके के, बर्फ नहीं उठा पाया। जहां स्कॉर्पियो गाड़ियां तक फंस करके रह गई, वहीं कुछ देर के बाद अचानक एसएमसी की तरफ से भी एक ट्रैक्टर नमूदार हुआ। ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ ब्लेड बर्फ के अंदर नहीं जा सकता था, नतीजे के तौर पर वो भी वहां से चलता हो गया और इस तरह से 2 महकमों ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने फ्यूल का और
अपने दौरे के हवाले से जरूर खर्चा निकाला होगा, क्योंकि आखिर वो अपनी जेब से ये तेल खर्च करके इन इलाकों के अंदर आए तो नहीं होंगे। अगर ये मशीनरियां बिल्कुल बेकार हैं और इनकी वजह से नुकसान ही होता है, कई जगह पर जेसीपी तारों के साथ टकरा जाते हैं, मोहल्ले के अंदर जो तरसीली लाइनें जा रही हैं उनके साथ टकरा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको छोटी यूनिमग्स का इस्तेमाल करना होगा। ये वो यूनिमग मशीन हैं जो आप दीगर इलाकों के अंदर देखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बर्फ उठाने के लिए ही होती हैं, और इन यूनिमग्स के जरिए आप लोड कैरियर्स के जरिए उन हसास इलाकों से बर्फ बाहर निकाल सकते हैं जो उठाना मतलूब है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि इस बर्फबारी के अंदर अगर किसी भी इलाके के अंदर आग का कोई मामला इस तरह का पेश आ जाए या कोई इस तरह की मौत हयात का मामला आ जाता है, ऐसे में लोगों के लिए जो परेशानियां होती हैं वो सरकार के लिए लोग याद रख रहे हैं, और इंतजामिया की ऐसे वक्तों में जो बड़ी कोशिशें होती हैं वही मॉनिटर करने के काबिल होती हैं। तो नाज़रीन किराम, चलते चलते आपको यह बात भी बताई देते हैं कि जब हम बात कर रहे थे कि यूनिमग्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इस तरह से बर्फ हटाने के लिए ये मशीनरी जो है, खासकर जेसीपीज की बात करते हैं, ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, 15 जेसीपीज या ट्रैक्टर से शहरी श्रीनगर का वसी तर इलाका साफ नहीं किया जा सकता। एतराफ किया एसएमसी के मेयर जुनैद अजीम मत्तो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने बताया कि शहरी श्रीनगर से अगर बर्फ हटानी है तो मशीनरी मंगानी होगी। उन्होंने यह बात भी कही कि हमारे पास नहीं मैन पावर इतना है और नहीं हमारे पास मशीनरी उतनी है कि हम हर गली कोचे के अंदर पहुंच सकें। उन्होंने लोगों से ताउन की अपील तो की, वहीं उन्होंने सरकार से भी अपील की कि फौरी तौर पर ऐसे वक्तों के लिए बड़ी मशीनरीज को यहां पर न सिर्फ दिया जाए बल्कि इसके लिए फंड्स भी वागुजार किए जाएं, ताकि आने वाले आयाम में अगर इस तरह की कोई मुश्किल दरपेश आती है तो उससे बाहर निकला जाए। इस हवाले से कई लीडरान ने भी सवाल उठाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, लेकिन जुनैद अजीम मत्तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहते हैं आपको दिखाते हैं। एसएमसी की बात करूंगा, हमारे पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं है और पिछले 40 साल से एसएमसी के पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं लाई गई है। और ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि स्नो क्लियरेंस मशीन कोई जहाज नहीं लाना है। जितने की शायद कहीं पे एक बड़ी ड्रेन बनती है उतने की 25-30 स्नो क्लियरेंस मशीन्स आ जाती है। हमारे पास 12 से 15 जेसीबीज और लोडर्स हैं जो गार्बेज कलेक्शन के लिए यूज होते हैं। ऑफिशियली 7,500 लेन्स और बाई लेन्स श्रीनगर शहर में है, अनऑफिशियली 15,000 है। आप मुझे बताइए 15 छोटे से जेसीबी 15,000 कोचे कैसे साफ करेंगे? वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। हमने लगभग 30 मशीन्स को हायर भी किया। हम शहर में पूरे कश्मीर में देख रहे हैं जहाँ से मशीन जेसीबीज ट्रैक्टर्स विद स्नो ब्लेड्स को हायर कर रहे हैं। मैन पावर हमारी डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू नेशनल गाइडलाइन 7,000 होने चाहिए, हमारे पास 3,000 है। ये एक्सक्यूजेस नहीं है, ये एक रियलिटी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। हम देखते हैं, मेरे इख्तिलाफ इस बात में, जब हम देखते हैं कि एसएमसी के मुलाजिम बेलचे से सड़क पे बर्फ़ उठा रहे हो, वो कोई फ़ख्र की बात नहीं, वो शर्म की बात है। मैनुअल स्कैवेंजिंग सुप्रीम कोर्ट ने बैन की है। मैनुअल स्कैवेंजिंग से ज़्यादा ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ ये है जब बर्फ़ गिर रही होती है, कोई बेलचे से बर्फ़ उठा रहा हो सड़कों पे, लेकिन इक्विपमेंट हमारे पास है नहीं। तो ये हमें देखिए, जब तक हमें शर्म नहीं आएगी कि हम इल इक्विप्ड हैं। मेरी सियासत में हमेशा ये सोच रही है कि अगर हमें सियासत वैसे ही करनी है जैसे आ रही थी, फिर हमें झूठ बोलना है, लेकिन हमें सच बोलना पड़ेगा कि वी आर इल इक्विप्ड टू डील विद स्नो क्लियरेंस। मैं एसएमसी की बात करूंगा, हमारे पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन ही नहीं है। हम जेसीबी से, ट्रैक्टर से और बेलचू से बर्फ उठाते हैं। लेकिन आज से 1 साल पहले, 14 महीने पहले, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस आई टुक एज द मेयर ऑफ श्रीनगर इज दैट वी विल प्रोक्योर 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स। ये फाइल अभी भी एसएमसी में पड़ी है, करीबन 1-1.5 साल से पड़ी है। फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी को मैं हेड करता हूँ, हमने इसको अप्रूवल दे दिया कि आप 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स खरीदे। पिछले विंटर ये डिसीजन लिया था ताकि इस विंटर हम, अगर हमारे पास वो 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स होती तो शहर 24 से 48 घंटे में पूरा साफ हो गया होता, सारी लेन्स और बाई लेन्स। मेरा काम अप्रूवल देना है, पॉलिसी और प्लानिंग है, वो इलेक्टेड कॉर्पोरेशन का काम है। इट वाज डन। वो 1.5 साल से मशीन्स क्यों नहीं आई? फंड्स की अवेलेबिलिटी है, मैंने अभी भी असासा ये फंड्स की अवेलेबिलिटी असेसमेंट, वो क्यों नहीं आई? वी हैव टू चेंज द वे वी वर्क, स्पेशली आवर ऑफिसर्स हैव टू चेंज द वे वी वर्क।
मेरा बाप मिनिस्टर नहीं था, मैं मजबूरन सियासत में नहीं आया हूँ, शौक के तौर पे आया हूँ टू कंट्रीब्यूट समथिंग। और मैं बार बार हमेशा, मैं सियासत में हूँ, कितनी देर हूँ, कब तक हूँ, मैं हमेशा सच बोलूँगा, वी आर इल इक्विप्ड और ऐसे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू रेज आर मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स, मॉडर्न इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को लाना है। ये बेलचों से जो हम बर्फ़ उठा रहे हैं, इस पर हमें फ़ख्र नहीं करना है, इस पर हमें शर्म का एहसास करना है कि हमारे पास मशीन्स नहीं है। 1 महीना लगेगा मशीन्स को लाने में, इक्विपमेंट को लाने में 1 महीना लगेगा, फंड्स भी अवेलेबल हैं। तो मेरी गुजारिश सरकार से है कि ये भी देखा जाए, क्यों नहीं, अगर 1 साल पहले हमने कहा था 25 नो क्लियरेंस मशीन श्रीनगर के लिए खरीदी जाए, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, किस बात पे, ज़रूरी क्यों है कि फ़ाइल जो एसएमसी का फील्ड स्टाफ है, मैं उनका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन काम किया है विद द लिमिटेशंस दैट दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। अभी भी सड़कों में है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा, वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं डू द मैथ, 15 मशीनें, 15,000 लेन्स, 1 मशीन 1000 लेन का ये हिसाब आता है। अगर हम अपना इक्विपमेंट और जो रिक्वायरमेंट है वो देखें, ये तो 6 महीने लगेंगे बर्फ़ उठाने में। तो इसमें ये नहीं है कि लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट है। अगर नीयत से बर्फ़ उठती तो हमने शहर साफ़ कर दिया होता, लेकिन उठाएंगे किससे 2 फीट बर्फ़? आप देखिए, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास कैमरा है, आप कवर करें। जब आपके पास कैमरा ही नहीं होगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कवर करेंगे? इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे देखिए जी, ये एक्सक्यूजेस हैं। आपको याद होगा जब कोविड हुआ, एसएमसी वाज एट द फोरफ्रंट। ऑल ओवर द कंट्री वी केम इन द बेस्ट 10 कॉरपोरेशंस और हमने जी जान लड़ा के काम किया। मैं 2.5 महीने अपने घर नहीं गया हूँ, बहुत काम किया अपनी सेहत की, अपनी सेफ्टी की प्रोटेक्शन करते हुए। मशीन्स भी प्रोक्योर की, कैसे की, क्या की। एक दूसरा ये एटमॉस्फेयर भी बन गया कि अब अफसर बेचारे मशीनें लाने से भी डरते हैं। जब आप ना लाएं मशीनें तो लोग कहते हैं मशीन क्यों नहीं लाई। जब आप लाएं तो बहुत सारे लोग हमारे माशरे में से भी, आपकी फ्रेटर्निटी में से भी हैं, वो कोई इंफॉर्मेशन के बगैर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं। देखिए जी, केमिकल स्कैम हो गया, तो 1 साल से उसकी इंक्वायरी हो रही है ना, क्यों नहीं निकला केमिकल स्कैम? मैंने बार बार कहा, एक डबल पैसे की अगर कहीं पे बददियानतदारी निकलेगी एसएमसी में, मैं सियासत छोड़ दूंगा। इल्ज़ामात, नेगेटिविटी, शायद अफसर भी उससे ये हेजिटेट करते होंगे टू गो फॉर प्रोक्योरमेंट्स, और फंड स्लैप्स होते हैं। फंड्स की कमी नहीं होती है, फंड स्लैप्स होते हैं। तो मेरे ये एक्सक्यूजेज नहीं है, लेकिन आप मुझे बोलिए 40-50 साल में जो मैकेनिकल इक्विपमेंट एसएमसी में होना चाहिए, वो 2 महीने में तो हम शायद नहीं ला सकते हैं। पिछली इतनी हुकूमतें थी, क्या किसी हुकूमत ने नहीं सोचा कि 15,000 कोचें इनको साफ़ करनी है, किस मशीन से साफ़ करेंगे? हाउ विल दे क्लियर दीज लेन्स? किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं ये सोचा कि श्रीनगर शहर अगर फेस ऑफ जम्मू कश्मीर है, हाउ विल दे क्लीन दिस स्नो? इनके पास इक्विपमेंट है या नहीं है? ये फुटपाथ को कैसे साफ़ करेंगे? अगर यहाँ पे कभी चलिए 4 फुट बर्फ़ गिर जाती, एक इससे भी बड़ी इमरजेंसी होती, मशीन्स कहाँ हैं? वी आर अंडर इक्विप्ड, इल इक्विप्ड। और स्मार्ट सिटी का जो खाका है उसको हमें रियलिटी के साथ रीओरिएंट करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी में हम पॉइंट 9 और 10 पे तब जाएंगे जब पॉइंट 1 और 2 हम क्लियर करें, और वो है कि बुनियादी सहूलियात और फैसिलिटीज़ जो हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट। जी हां, जहां इस वक्त श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने बताया कि हमारे पास मैन मशीनरी उतनी ज्यादा नहीं है कि हम पूरे शहर श्रीनगर को अपने बल पे साफ कर सकें। इस हवाले से बड़ा सवाल बनता है कि आखिर सरकार के पास इस हवाले से मंसूबा है क्या? कितनी मशीनें सरकार मंगा सकती है और किस प्रकार से ऐसे वक्तों के लिए सरकार तैयार रह सकती है? क्योंकि सरकार के लिए सबसे बड़ा मामला यह है कि आवाम को चलाने के लिए, आवाम को राजी करने के लिए, आवाम को सहूलियत पहुंचाने के लिए सरकारें होती हैं और सरकारें वजूद में आती भी हैं। इसके चलते कुछ लीडरान ने भी बर्फबारी के वजह से जो आवाम को मुश्किलात हैं, इस पर बात करते हुए कुछ यूं कहा। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को और होम मिनिस्टर को, जो आज इंडस्ट्रियल पैकेज इजरा की गई है। मुझे पुख्ता यकीन है कि इसमें हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, क्योंकि इसमें जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, मुझे लगता है कि इनकी बदौलत हमारे 4-4.5 लाख लोगों की रोज़गार के लिए एक मौका फराम होगा। और
मैं अपनी इंडस्ट्रियल बरादरी से जो जम्मू एंड कश्मीर में है उनको भी कहूँगा कि पहले तो हमें खुद फ़ायदा उठाना चाहिए इसका, और जहाँ हम नहीं कर सकते हम बाहर जो बाकी स्टेट्स में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको हम दावत देते हैं, आइए इन्वेस्टमेंट करिए। जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्रीज़। यहाँ लेबर की अवेलेबिलिटी है, यहाँ जो हमारे बच्चे हैं बहुत ही ज़हीन और काबिल हैं। आपको किसी और स्टेट में इतने ज़हीन बच्चे नहीं मिलेंगे जितने यहाँ मिलेंगे। सर, अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि इंडस्ट्रीज पॉलिसी अगर जो है वो यहाँ से मतलब गैर नॉन लोकल्स यहाँ पर आएंगे, तो जिस तरह से 370 हटने के बाद इनका यही मंशूर था, आपको लगता है कि उनकी जो बोली है वो इसके खिलाफ? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो पहले भी हम लीज़ पे देते थे आउटसाइडर्स को, ऐसा तो है नहीं कि 370 में हमने नहीं दिया था। यहाँ लीज़ पे हम लैंड उनको देते थे आज भी। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे नहीं लगता किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्यों हो जाए। हाँ, ये बात सही है, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेगा ही शुड नॉट गेट द डोमिसाइल राइट्स। उनको अगर लैंड राइट मिलता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उनको डोमिसाइल राइट्स नहीं मिलने चाहिए, वो दूसरी बात है। लेकिन तो अपोज अ स्कीम जिसमें हमारे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट होगी, मुझे नहीं लगता है अपनी पार्टी उस चीज़ के हक़ में। हमें कोई भी चीज़ जिससे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले यहाँ और अपने घरों में ही मिले एम्प्लॉयमेंट, वाई शुड बी अपोज इट। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो होटलियर्स है वो सामने आए, क्योंकि कुछ दिन पहले मतलब दे होल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर इन श्रीनगर की, उन्होंने बताया कि हमसे लीज छीना जा रहा है और बाहर के जो नॉन लोकल्स है उनको लीज दिया जा रहा है। देखिए, लीज किसी से छीना नहीं गया है। हम तो वो उनका केस भी प्लीड करते हैं। आज भी मैं कहता हूँ जिनके लीज ख़त्म हुए हैं उनके लीज रिन्यू होने चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? द गवर्नमेंट विल डू इट। मैं आपको कहता हूँ, कैसे नहीं करेगी? हम की हाँ, हमारा ये मानना है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनके लीज रिन्यू होने चाहिए। सर, अगर देखा जाए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो स्कैम्स सामने आ रहे हैं, उसमें कल आरटीआई के दौरान महबूबा मुफ्ती का भी मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि दैट इज़ रिलेटिंग टू अ लीडर अबाउट हर पर्सनल कंडक्ट। आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग ऑन इट। बुखारी साहब, आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आप काफ़ी बार जो है प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह से मिले हैं, तो आपको मतलब आश्वासन दिया गया यहाँ पर 4G इंटरनेट जो है बहाल होगा, लेकिन 1.5 साल भी गुजर गया, 2 साल होने को। देखिए साहब, और उसके साथ में स्टेटहुड के बारे में भी कहा गया था, बाकी जो मतलब बातें हैं यहाँ पर कश्मीर में दिए जाएंगे, लेकिन कुछ भी उस पर देखिए साहब, दो इंडस्ट्रियल एक्ट के बारे में भी ऐसा ही कुछ होगा? देखिए दो तीन चीज़ें मैं आपको कहूँ। अपनी पार्टी का कोर एजेंडा है स्टेटहुड, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। बाकी जम्मू कश्मीर बैंक की ऑटोनॉमी बहाल करना, 4G, ये सब दीज आर ऑल रिलेटेड इन चीज़ें। जैसे आज आप देखिए केएस के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए एज अब 32 साल की गई है। क्यों? जब पूरे मुल्क में 37 साल जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ क्यों नादरशाही हुक्मरान बैठे हुए हैं जो नादरशाही ऑर्डर निकाल रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों को वो मौके नहीं फराहम हो रहे हैं जो बाकी स्टेट्स में। 4G भी आ जाएगा। देखिए, स्टेटहुड भी आ जाएगा। मैं तो उन लोगों को कहता हूँ जो कहते थे कि ये तो खुद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, मैं कहता हूँ हमसे कोई चीज़ छीनी गई है, हमें ज़रूरत है, दिल्ली को ज़रूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड चाहिए। So we have to fight, we have to go, we have to highlight, we have to ask that it should be restored. खुद ही कोई चीज़ नहीं आती है। यहाँ जिन सियासतदानों को ये लगता था ये तो खुद ही आ जाएंगे, क्या आ गया? अगर हम नहीं निकलते, अगर अपनी पार्टी उस वक्त जॉब्स का मसला नहीं उठाती तो हमारे लिए तो क्लास 4 जॉब्स थी। ये तो सिंगल हैंडेडली हमारी पार्टी ने किया। अगर हम नहीं करते तो ये फ्रूट वालों को कौन सब्सिडी देता? आज तक 72 साल में किसी ने दी? अब हमें गिनने की आदत नहीं है, हम गिनना नहीं चाहते। 5 अगस्त 2019 को 370-35 से हटने के बाद आपके लैंड राइट्स कोई नहीं थे, कोई भी ज़मीन खरीद सकता था। जब हमने परस्यू किया, ठीक है, 100% हम सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन 95% लैंड तो आपका रिजर्व हो गया ना जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए ही। कुछ दिनों पहले उमर अब्दुल्ला ने आप पर ब्लेम किया था कि आप हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, उनके कुछ लीडर्स को आप अपनी पार्टी में। देखिए मैं बता दूंगा, उमर साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। यहाँ कुछ जगहों पे इंडिपेंडेंट्स ने भी जीता DDC के इलेक्शंस। अगर उनकी पार्टी ने किसी इंडिपेंडेंट को लिया और अगर हमारी पार्टी में भी आया तो इसमें क्या है? ये तो चलता रहेगा, इंडिपेंडेंट्स तो आते जाते रहेंगे, वहाँ से यहाँ से वहाँ चलेंगे। लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी और उन्होंने अगर
एक जगह शुरुआत की, हमने भी हो सकता है हमारी पार्टी ने आने के बाद बाकी में गाँव में बाकी डेमोक्रेसी सुनिए के सुनिए बारे में सुनिए सुनिए बाकी मैं उस सियासत के ख़िलाफ़ हूँ, आया राम गया राम सियासत के ख़िलाफ़ हूँ, क्यों डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा नहीं है। देखिए, सच मंजर आम पे आना चाहे, बेगुनाहों का खून बहाना और हमारे नौजवानों का किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी की सियासत सच पे मबनी है, और जब हम सच बोलते हैं जो बहुत कड़वा होता है, हमें मालूम है हमारे लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है जब मैं सच उनको बोलता हूँ। इसी तरह मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील है कि सच को मंजर आम पे लाइए, क्यों हम सच की सियासत कर रहे हैं। और अगर ये सियासत शोपियान में सच बोला गया, यहाँ क्यों नहीं? जो भी होगा मैं फॉलो करूँगा, पर्सनल इंटरेस्ट भी ले लूँगा और पार्टी का इंटरेस्ट भी होगा। अगर जिस ऐवान को भी खड़खड़ाना पड़ेगा, हम सच उनके माँ बाप तक ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। मुझे पता है बच्चे वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन कम से कम क्लोजर तो मिल सकता है। कल को और किसी को इस तरह बेदर्दी से कत्ल नहीं किया जाएगा। वहीं नाज़रीन किराम आपको यह बात भी बताई देते हैं कि करना इलाके में भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं लोगों को, और इसके चलते क्या कुछ सूरत हाल है करना की, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने देखा कि 4 मरीज बहुत सीरियस है। एक छोटी बच्ची है 1.5-2 साल की, वो पूरी जल चुकी है। तो उसके लिए मैंने चॉपर का या इसका मैंने डीसी साहब से भी बात की, एसटीएम साहब से भी बात की। सब कह रहे हैं कि हाँ इसका हम करते हैं, जल्दी से जल्दी हल करते हैं। तो एक मरीज है, मतलब अपना चाचा जी हैं, उनकी भी मतलब काफी हालत खराब है, कान से और नाक से ब्लड चल रहा है, वो भी गिर गए, वो भी काफी बीमार है। 2 मरीज और भी सीरियस है। तो सब भी बंद है, सिर्फ टंगडार की रोड जो मेन रोड है वही खुली है, बाकी सब बंद है। गाँव से जैसे लोग उठा के मरीज को लेके आ रहे हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। देखो किसी के गाँव की रोड नहीं खुली है, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारी साधना है जो वो तो बंद ही रहती है। इंतजामिया क्या कर रही है इस बीच? इंतजाम का मैं क्या कह सकती हूँ। यहाँ अभी हॉस्पिटल का देखेंगे तो वहाँ पे पेशेंट बहुत सारे बीमार हैं, जिनको श्रीनगर ले जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक ना कोई हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की गई, ना कुछ, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग थी कि हमें फटोफट यहाँ से हेलीकॉप्टर दिया जाए ताकि जो पेशेंट है उनको श्रीनगर पहुँचाया जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब उनको नहीं आया। यही हाल है यहाँ पे बिजली का, 2 दिन से बिजली गायब है। अगर मामूली सी बर्फबारी होती है तो करना में बिजली गायब हो जाती है, और अभी तक बिजली का कोई पता नहीं है, नामो निशान नहीं है कि यहाँ पे बिजली कब आएगी और बिजली रिस्टोर हुई है नहीं हुई है। अभी तक कोई डिपार्टमेंट की तरफ से अभी वो कोई क्लियर नहीं है। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि रोड का जो मसला है, यहाँ पे जेसीबी लगाई जाती हैं जो वो अपनी मनमानी करती हैं। जहाँ पे बर्फ उठानी होती है वहाँ पे तो उठाते नहीं है, जहाँ पे नहीं उठानी होती है वहाँ पे उठा के आ जाते हैं। कितनी नाज़रीन किराम हमारी पूरी नजर रहेगी कि क्या कुछ सूरत हाल रहेगी उन इलाकों की जहां पर अभी तक बर्फ नहीं उठाई गई है। इस हवाले से अगर मौसम बेहतर रहा और उसके साथ ही अबर आलूद मतला रहता है तो शायद फिर सुबह भी ये बर्फ उठाई जा सकती है। लेकिन अगर मतला बिल्कुल साफ हो गया तो इसके चलते पूरा माइनस हो जाएगा और कई जगहों से ये बर्फ उठानी फिर इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। इस हवाले से भी कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।